जय हिंद फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग अभी आधुनिक बिहार पढ़ रहे हैं और आधुनिक बिहार में हम लोग का आज जो टॉपिक है वो है चंपारण सत्याग्रह 1917। यानी चंपारण सत्याग्रह यानी गांधी जी का यहाँ पर पहला प्रयोग था। ठीक है, यहीं से वो महात्मा बने थे, यानी यहीं से उनकी उपाधि महात्मा की मिली थी। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं। चंपारण सत्याग्रह के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, 30 दिसंबर 1916 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता यानी चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ला, ठीक है, ये चंपारण के मुरली भरहवा गांव के रहने वाले थे। तो राजकुमार शुक्ला के कहने पर महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को पटना आते हैं। ठीक है, और 15 अप्रैल को यानी 5 दिन बाद वो कहाँ पहुंचते हैं, तो वो चंपारण पहुंचते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के कुछ प्रमुख सहयोगी भी थे, जिनमें से हम लोग देख लेते हैं कौन कौन गांधी जी के सहयोगी थे। यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि चंपारण में जब गांधी जी आए थे तो उनके कौन कौन सहयोगी थे। तो सहयोगी में उनके पहले हैं राजकुमार शुक्ल हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, अनुग्रह नारायण सिन्हा हो गए, ब्रज किशोर प्रसाद हो गए, मजहरुल हक हो गए, जेबी कृपलानी इत्यादि इतने लोग थे। और भी बहुत सारे लोग थे, ये इसमें से मेन लोग थे। ठीक है, जो गांधी जी के सहयोगी के रूप में काम किए थे। आगे देखिए, चंपारण के किसानों के लिए 3 कठिया यानी चंपारण में जो किसान पर 3 कठिया पद्धति प्रचलित थी, अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर 3 कठिया पद्धति को लाया गया था। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि ये 3 कठिया पद्धति क्या होती है। देखिए, इसके तहत यानी 3 कठिया पद्धति के तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में यानी 20 कट्ठा इक्वल टू 1 बीघा। ठीक है, तो 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है, तो 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठे जमीन पर उनको नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक है, अंग्रेज बोल दिए थे कि आप लोग 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर यानी 3 कट्ठे जमीन पर आप लोग नील की खेती करेंगे। ठीक है, यानी 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। अगर कोई किसान इससे मुक्त होना चाहता था, यानी कोई किसान कह दे कि नहीं, हमको 20 कट्ठा में 3 कट्ठे पर नील की खेती नहीं करनी है, हम नील की खेती नहीं करेंगे, तो अंग्रेज मानते थे, लेकिन बहुत पैसे ले लेते थे। ठीक है, बहुत जुर्माना वसूल करते थे और बोलते थे कि ठीक है, इतना पैसा दे दो, उसके बाद तुमको खेती करने की जरूरत नील की नहीं है। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि उस समय चंपारण यानी बिहार में जो किसान थे वो बहुत ही गरीब किसान थे, उनकी दयनीय स्थिति बहुत ही खराब थी। तो वो लोग बेचारे लोग पैसे कहाँ से देते अंग्रेजों को, तो मजबूरी में उनको 3 कट्ठे पर नील की खेती करनी पड़ती थी। और नील की खेती करने में नुकसान क्या होता था कि ये बहुत ही मेहनत वाली काम थी। ठीक है, बहुत मेहनत इसमें लगता था नील की खेती करने में। दूसरी बात कि जो नील का जो जड़ होता था वो जमीन के बहुत अंदर तक जाता था। ठीक है, और जैसे ही उसको कबाड़ने में भी दिक्कत होता था, इससे क्या होती थी कि जमीन की उत्पादकता कम हो जाया करती थी। यानी नील की खेती करने से जमीन की उत्पादकता में भी कमी आती थी और बहुत मेहनत वाली भी थी। इसीलिए किसान नहीं चाहते थे कि हम लोग नील की खेती करें। लेकिन अंग्रेज 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठे पर खेती करना वो लोग अनिवार्य कर दिया था। और कौन लोग बच सकते थे इसे, तो जो अंग्रेजों को इसके बदले में जितना वो पैसा मांगेंगे वो पैसा दे देते, तो वो लोग इस खेती करने से वो लोग बच जाते थे। लेकिन अभी पहले ध्यान से देखिएगा एक और बात, इसमें क्या होता है कि किसान ये अंग्रेज कहा करते थे किसानों को अपने पास बुलाकर पहले तो समझाया करते थे कि आप लोग आइए, हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत करने में ये एक चीज जोड़ देते थे कि आप लोगों को नील की खेती करना ही करना है। लेकिन किसान उस मीटिंग में भी कभी कभी बुलाया जाता था, लेकिन उससे किसान बचना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज सब बात मानते थे, लेकिन ये बात थोप देते थे कि नील की खेती करना ही है। नील की खेती करने के पीछे अंग्रेजों की मंशा ये थी कि यहाँ नील की खेती करवाते थे और यहाँ से जो नील होते थे, यहाँ से नील ले जाकर ब्रिटेन यानी इंग्लैंड भिजवाते थे। और इंग्लैंड में औद्योगिकरण हो चुका था, तो वहां पर बहुत सारे वस्त्र का काम होता था, कपड़ा उद्योग बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया था। तो अब कपड़े में रंगाई भी तो करना है, तो रंगाई इसी नील से यानी यही के नील से कपड़ा वहां पर रंगाई की जाती थी कपड़ों की, और फिर वहीं से भारतीय बाजार में उसी कपड़ों को दोगुना तेगुना दाम पर बेचा जाता था। तो ये खेल वो लोग खेला करते थे। ठीक है, आगे देखिए,
देखिए, इस व्यवस्था के प्रति किसानों में बहुत आक्रोश था। ये व्यवस्था के प्रति किसानों में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। मैंने आक्रोश का कारण बता दिया कि किसान नहीं चाहते थे, क्योंकि ये बहुत ही टफ काम था और दूसरी बात, इससे ज़मीन की उत्पादकता भी चली जाती थी। क्योंकि नील की फसल भूमि को बंजर बना रही थी, ठीक है? नील की फसल से भूमि बंजर होती जा रही थी, इसकी उत्पादकता कम होती जा रही थी। 1859-60 ईस्वी में दीनबंधु मित्र, बहुत बार यहाँ से सवाल पूछा हुआ है। दीनबंधु मित्र ने अपने बंगला नाटक नील दर्पण, दीनबंधु मित्र का एक नाटक है जो बंगला में लिखा गया है, उसका नाम है नील दर्पण। इसमें नील की शोषणकारी व्यवस्था को उन्होंने उजागर करने का काम किया है। कौन? तो दीनबंधु मित्र। कौन सा पुस्तक है? तो नील दर्पण, जो बंगला भाषा में लिखा हुआ है। आगे देखिएगा, चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट, अब गांधी जी यहाँ पर आ जाते हैं। गांधी जी सबसे पहले कहा जाता है कि मुरली भरावा गांव के व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ला, उन्हीं के यहाँ पर ठहरे होते थे। और मुरली भरावा के जो रहने वाले राजकुमार शुक्ला थे, एक तरह से ये किसानों का बहुत बड़ा नेता थे चंपारण के, ठीक है। तो चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट WJ हॉडकॉक ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को गांधी जी को चंपारण छोड़ने के लिए कहा। उसको लग गया कि व्यक्ति जो आया है, इस व्यक्ति में कुछ ना तो कुछ है, आखिर ये व्यक्ति आया किस लिए है। और क्योंकि गांधी जी उतना उस समय फेमस नहीं थे, उसी समय उसे 1-2 साल पहले वो मतलब इंग्लैंड से आए थे पढ़ाई करके, ठीक है। तो चंपारण छोड़ने के लिए कहा और धारा 144 के तहत गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है चंपारण में ही, और गिरफ्तार करने के बाद लेकिन 21 अप्रैल 1916 ईस्वी को गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है, ठीक है। आगे आइएगा, कृषकों की स्थिति की जांच के लिए चंपारण एग्रियन समिति का गठन किया जाता है। यानी कृषकों की स्थिति की जांच के लिए करने के लिए गठन किया जाता है समिति का, जिसका नाम है चंपारण एग्रियन समिति। इस समिति के अध्यक्ष HF सलाई थे, ध्यान रखिएगा। HF सलाई उस समय ये मध्य प्रदेश के आयुक्त हुआ करते थे, उन्हीं को इसके जांच करने के लिए इसका अध्यक्ष चुना गया था, FS सलाई। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये सवाल अभी तक तो खैर पूछा नहीं है, लेकिन आगे संभावना बनती है कि ये सवाल पूछ देगा। अध्यक्ष कौन थे? तो FG सलाई इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 3 कठिया प्रणाली को समाप्त करने की अनुशंसा की। जैसे ही रिपोर्ट को सौंपा जाता है तो समिति के लोग बोलते हैं, जो 6 समितियां थी, बोलती है कि ठीक है, हम लोग 3 कठिया पद्धति को पूरी तरीके से समाप्त कर देते हैं, ठीक है। परिणाम स्वरूप 3 कठिया प्रथा को प्रतिबंध लगा दिया गया और किसानों से अवैध वसूली का 25% वापस भी कर दिया गया। बाद में किसानों से 25% अवैध वसूली किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। वो दोबारा क्या करते हैं, किसानों को वापस वो लोग लौटा देते हैं, ठीक है। तो 3 कठिया पद्धति गांधी जी के सहयोग से ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। और गांधी जी के बिहार में ये पहला आंदोलन था। बिहार के भारत में देखा जाए तो इनका ये पहला सफल आंदोलन था, ठीक है, ये चंपारण सत्याग्रह। आगे देखिएगा, 1917 के गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह समाप्त हुआ। यह भारत में गांधी का पहला सत्याग्रह था। ये गांधी जी का ये भारत में पहला सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के सफलता से प्रभावित होकर, यानी जैसे ही पता चलता है और लोगों को कि गांधी जी इस चंपारण में सफल हो गए हैं, इसे प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि से संबोधित किया था। यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि चंपारण सत्याग्रह में सफल होने के बाद ही प्रयोग किया था, ठीक है। यानी गांधी जी को उन्होंने महात्मा कहना शुरू कर दिया था। बिहार में गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सत्याग्रह शताब्दी का आयोजन किया गया था। जब चंपारण सत्याग्रह 100 साल हुआ तो उसके बाद 2017 ईस्वी में ये बापू सभागार में, पटना के बापू सभागार में सत्याग्रह शताब्दी की शुरुआत यानी मनाया गया था, इसमें 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से यही है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में यहाँ से सवाल जो आते हैं मैं बता दे रहा हूँ आपको। राजकुमार शुक्ला, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत बार सवाल BPSC में पूछा हुआ है कि किसके बुलाने पर गांधी जी बिहार आए थे, चंपारण आए थे। तो राजकुमार शुक्ला के बुलाने पर। और कौन कौन से उनमें थे, तो राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा,
अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, जेबी कृपलानी, ब्रज किशोर प्रसाद, मजरूल हक इत्यादि ये लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, राजकुमार शुक्ला मुरली भराहुआ गांव के रहने वाले थे। तो चलिए इसमें एक और हेडिंग है बत्तख मियाँ, इनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, बत्तख मियाँ के बारे में। देखिए 1917 में जब गांधी जी चंपारण आए थे, इसी दौरान एक घटना घटती है, और घटना क्या घटती है उसके बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। अंग्रेजों ने गांधी जी के कत्ल करने की साजिश रची थी। अंग्रेजों जब गांधी जी जैसे ही आए थे और चंपारण में ये 3 कठिया पद्धति को बंद करने का अनुशंसा किए थे, जिससे अंग्रेज इससे बौखला उठते हैं और सोचते हैं कि सब हम लोग जड़ को ही समाप्त कर देते हैं, यानी महात्मा गांधी जो आए थे आंदोलन के नेतृत्व करने, इनको ही हम लोग समाप्त कर देते हैं। ठीक है, जिनमें से एक मुस्लिम व्यक्ति बत्तख मियाँ को मोहरा बनाकर पूरे देश में सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने बत्तख मियाँ को चुना, एक मुस्लिम व्यक्ति बत्तख मियाँ को। ये चाहते थे कि अगर गांधी जी अगर बत्तख मियाँ के द्वारा हत्या कर देते हैं, यानी इनको जहर पिलाने के लिए कहा गया था, तो इससे क्या होगा कि सांप्रदायिक दंगा पूरी तरीके से छिड़ जाएगा। ठीक है, हिंदू मुस्लिम में दंगा छिड़ जाएगा। अंग्रेजों के मैनेजर डब्ल्यू.एस. इरविन, ध्यान रखिएगा, अंग्रेज के एक मैनेजर थे जिनका नाम था डब्ल्यू.एस. इरविन, ने अपने रसोईया बत्तख मियाँ को चुना। इस कत्ल गांधी जी को कत्ल करवाने के लिए इरविन, जो अंग्रेज का एक मैनेजर था डब्ल्यू.सी. इरविन, उसका एक रसोईया था जिनका नाम था बत्तख मियाँ, जो बत्तख मियाँ बिहार यानी चंपारण के ही रहने वाले थे। ठीक है, तो उन्हीं को क्या करता है, वो चुनता है। वो प्लान के अनुसार गांधी जी डब्ल्यू.एस. इरविन के घर रात्रि भोज में आए थे। प्लान क्या बनता है कि गांधी जी को रात्रि भोज में बुलाया जाए, तो गांधी जी भोज में आते हैं। ठीक है, रात्रि भोज में। बाद में ये जो इरविन जो था, ये डब्ल्यू.सी. इरविन जो मैनेजर था, उसने क्या करता है, गांधी जी को दूध के गिलास में जहर मिला दिया था। इरविन क्या किया था कि गांधी जी के जो खाने के बाद जो दूध दिया गया था उसमें जहर मिला दिया गया था और बत्तख मियाँ को दे दिया था कि आप ले जाकर गांधी जी को पिला दीजिए। लेकिन बत्तख मियाँ गांधी जी के पास दूध लेकर गए और वहीं पर राजेंद्र प्रसाद भी बैठे हुए थे। तो गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद के कानों में धीरे से बोल दिया कि इसमें जहर मिला हुआ है। तो गांधी जी समझ गए, तो गांधी जी उस दूध को नहीं पिए, वहीं पर गिलास को छोड़ दिए। ठीक है, तो कहा जाता है कि रात्रि में जब रात हो गया, आधा रात हो गया, तो एक बिल्ली उस दूध को पी गई और पीने के बाद सुबह उस बिल्ली की मृत्यु हो गई। यानी दूध में जहर था जिसे बिल्ली पीकर सुबह मर जाती है। ठीक है, इसलिए गांधी जी ने तो एक बिल्ली के दूध पी लिया और बिल्ली की मृत्यु हो जाती है। बाद में बत्तख मियाँ के घर को अंग्रेजों ध्वस्त कर देते हैं। ठीक है, बाद में क्या, जब पता चलता है इरविन को कि बत्तख मियाँ हमारे साथ गद्दारी किया है, कि गांधी जी को कान में जाकर धीरे से बोल दिया है ये। ठीक है, इसे वो नाराज होता है और इसकी बत्तख मियाँ की सारी जमीन को हड़प लिया जाता है और इनके पूरे घर को ध्वस्त कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पर देखा जाए तो अगला पॉइंट है, तो एक तरह से ये भी देखा जा सकता है कि बत्तख मियाँ के चलते ही महात्मा गांधी की जान बची। अगर बत्तख मियाँ अगर गांधी जी को ये बात नहीं कहे होते और लालच में आकर वो दूध गांधी जी को पिला दिए होते, तो आज हमारा भारत का इतिहास कुछ और होता। लेकिन उन्होंने अपने पूरी तरीका से निस्वार्थ भाव से पूरा अपने देश के हित में ये दूध गांधी जी को पीने नहीं दिया। बेचारा गांधी जी को बचाने वाला बत्तख मियाँ एक आध पन्ने में खो गए और गांधी जी को मारने वाला व्यक्ति आज पूरी तरीके से हजारों पन्ने में छाया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आजादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी मोतिहारी की यात्रा किए थे। जैसे ही भारत को आजाद मिलता है तो 1950 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मोतिहारी की यात्रा किए थे और वहीं पर उनको याद आया बत्तख मियाँ, तो बत्तख मियाँ को खोज खबर लिए थे। बाद में अंग्रेजों के द्वारा हड़पी हुई जमीन बत्तख मियाँ के परिवार वालों को राजेंद्र प्रसाद वापस कर देते हैं। उसके बाद आज भी इनके बत्तख मियाँ के फैमिली के जो इनकी अगली पीढ़ी 3-4 बाद जो पीढ़ी है आज भी जीवित है, कहीं कहीं चर्चा में ये लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो बत्तख मियाँ महात्मा गांधी की जान को बचा लिए थे। तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में हम लोग देख लिए। यहाँ से जितने भी सवाल बनेंगे टोटल मैंने करवा दिया है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो दोबारा इसको रिवीजन कीजिएगा। चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।